करो रिवाइज। चलो शुरू करते दोस्तों, बिना देखे करने का ट्राई करना रिवीजन। एस नंबर 2 नाम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। शाबाश दोस्तों। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करते वक्त पहले देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्रीज क्या आता है। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? 3 चीजें, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। ठीक है, पर रॉ मटेरियल मतलब उसमें वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? कंजम्पशन। डब्ल्यूआईपी में प्रोसेस और फिनिश गुड्स में फॉर सेल। सेल के लिए रखा है तो वो फिनिश गुड्स है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रोसेस में है तो डब्ल्यूआईपी है, और कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल है। ये तीनों चीजें इन्वेंट्री के डेफिनेशन में कवर होगी। और एक चीज बोल दी है कि कुछ अगर स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये सब चीजें होगी जो फिक्स्ड एसेट नहीं है तो उसको इन्वेंट्री मान सकते हो। ये चीजें बोलिए इन्वेंट्रीज के बारे में। कुछ एक्सक्लूजन है दोस्तों जो एस 2 से हटा दिए गए। ठीक है, जो बाकी एस में कवर्ड है वो हटा दिए गए। जैसे एस 7 कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए अलग से एस है। तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त मैं बिल्डिंग बनाता हूँ और बेचता हूँ, तो आधी बिल्डिंग बनी है, मेरे लिए स्टॉक है ना, डब्ल्यूआईपी आधी बनी है, पर वो एस 7 में कवर्ड है इसलिए यहां से हटा दिया। फिर शेयर्स डिबेंचर्स जो स्टॉक इन ट्रेड है मेरे, ठीक है, जैसे मेरा काम ही है शेयर्स खरीदना बेचना, तो शेयर्स जो है वो मेरा स्टॉक है, तो वो भी इस एस में कवर्ड नहीं है। फिर एग्रीकल्चर वगैरह रिलेटेड भी कवर्ड नहीं है। और दूसरा डब्ल्यूआईपी और सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका कुछ डब्ल्यूआईपी है तो वो भी इस एस में कवर्ड नहीं है। तो ये एक्सक्लूजन्स थे कुछ एस नंबर 2 के, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला पार्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, उसके नाम में ही ना ये इसके कैसे वैल्यू करोगे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। चलो कैसे वैल्यू करना है, तो उसमें 2 अलग अलग हिस्सों में देखना पड़ेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल का अलग, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी का अलग। तो फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी को कैसे वैल्यू करोगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कौन सा पैरा बोलता है? पैरा नंबर 5। कैसे देखोगे? टोटल बेसिस पे या आइटम बाय आइटम बेसिस? आइटम बाय आइटम बेसिस पे देखना है, मतलब हर एक आइटम वाइज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वो चेक करना है। कॉस्ट में क्या आता है, एनआरवी में क्या आता है वो देखते हैं। लेकिन पहले बताओ रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करोगे? उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? फिनिश गुड्स कैसे बेचे जा रहे हैं। अगर बेचे जा रहे हैं एट और अबव कॉस्ट तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल दोस्तों, रॉ मटेरियल घमंडी है, याद है ना? रॉ मटेरियल को किस चीज का घमंड है? कि मेरा जो फिनिश गुड्स है, मैं जिस फिनिश गुड्स में जाने वाला हूं वो प्रॉफिट में बेचा जाता है, तो मैं कॉस्ट के नीचे नहीं उतरूंगा। ठीक है, पर उसका घमंड कब टूटेगा? अगर फिनिश गुड्स लॉस में बेचे जाए तो उसका घमंड टूटेगा। फिर किस पे वैल्यू करोगे रॉ मटेरियल को? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब अगर मैं आज नया खरीदने जाऊं रॉ मटेरियल तो कितने में मिलेगा? फेयर वैल्यू जैसे ही। ठीक है, फेयर वैल्यू जैसे ही, दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सिंपल है, रॉ मटेरियल के केस में चेक करना है फिनिश गुड्स एट और अबव कॉस्ट बेचे जा रहे हैं तो फिर प्रॉफिट में बेचे जा रहा है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे ही रहेगा। अगर फिनिश गुड्स लॉस में बेचा जा रहा है तो फिर रॉ मटेरियल को कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था वैल्यूएशन। पर वैल्यूएशन में देखा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो अभी दोनों चीज समझनी पड़ेगी। कॉस्ट में आता क्या है, एनआरवी में आता क्या है? कॉस्ट में क्या आती है दोस्तों? 3 चीजें, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। शाबाश, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ परचेस, उसमें क्या आएगा? परचेस प्राइस, ड्यूटीज टैक्सेस कुछ भरा है, डायरेक्ट खर्चा लगा है जो इसको लाने के लिए काम में आया है, और लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो जो तुम्हें मिला है सप्लायर से, तो ये होगा कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगता है। ठीक है, अभी ये कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि मेरा बॉटल बनानी है मेरे को, तो पहले वो मटेरियल खरीदा स्टील, स्टील को बॉटल बनाने तक जो खर्चा लगा है वो आएगा ना बॉटल के कॉस्ट में। तो उसके लिए अगर जो डायरेक्ट खर्चा लगा है, जैसे मटेरियल जो लगा है, वेजेस मैंने पर यूनिट भरे, वो तो डायरेक्टली पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ खर्चा इनडायरेक्टली भी लगता है, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करेक्ट? तो ये इनडायरेक्ट खर्चे को क्या बोलते हैं अपन? ओवरहेड्स। ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चे को ओवरहेड्स बोलते हैं। तो ओवरहेड्स में अगर वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे तो वो भी पर यूनिट के हिसाब से तुम ले लोगे। वेरिएबल मतलब पर यूनिट के हिसाब से चेंज होता है, पर यूनिट के हिसाब से, मतलब पर यूनिट फिक्स रहता है, पर यूनिट 10 रुपए लगेगा। तो जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा खर्चा लगेगा। मैंने नोट्स का एग्जांपल दिया था, है ना? जो नोट्स देते हैं अपन वो क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स, और जो रेंट भर रहे वो फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओके, तो वेरिएबल ओवरहेड्स को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा पर यूनिट में कैसे डालोगे?
फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। अभी इसके लिए ये एग्जाम्पल के साथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल नहीं दिया हुआ एग्जाम्पल है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को तुम कैसे डालोगे कॉस्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं अपन, ओके। 18 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड है, मतलब साल का फिक्स्ड खर्चा 18 लाख। मैं नॉर्मली 1 लाख यूनिट्स बनाता हूं, तो हर एक यूनिट को कितनी कॉस्ट डिसाइड की थी मैंने? 18 रुपए, करेक्ट। 18 रुपए डिसाइड की थी, हर एक यूनिट के कॉस्ट में डालेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, मतलब 1,20,000 का प्रोडक्शन हो जाए, तो अभी क्या होगा? पर यूनिट का रेट क्या हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा। पर यूनिट कितना रेट आता है फिर? 18 लाख डिवाइड बाय 1,20, 15 रुपए। ये केस 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी बात वही है कि यूनिट के कॉस्ट में 18 रुपए डालूं या 15 रुपए डालूं? तो 15 रुपए डालेंगे। क्यों 15 रुपए डाल रहे? क्योंकि अगर 18 पे उसको डालूंगा तो जो खर्चा लगा ही नहीं वो फालतू में खर्चा दिखेगा एक्स्ट्रा, मतलब 1,20,000 इंटू 18 इतना खर्चा दिखेगा, जबकि इतना खर्चा हुआ ही नहीं है। तो हर एक यूनिट के कॉस्ट में बस कितना डालोगे? 15 रुपए, ठीक है। 15 रुपए डालोगे। और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो जाए, मतलब मैंने 1 लाख यूनिट सोचे थे लेकिन बने हैं बस 80,000, तो फिर तो मैंने क्या किया? 18 लाख डिवाइड बाय 80,000। अभी पर यूनिट कितना आ रहा है? सॉरी 90,000, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 90,000, तो 18 लाख डिवाइड बाय 90,000, पर यूनिट कितना आ रहा है? 20। तो अभी पर यूनिट के कॉस्ट में 18 डालूं या पर यूनिट के कॉस्ट में 20 डालूं? 18 ही डालेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर मैं 20 डालूंगा तो जो कम प्रोडक्शन की वजह से लॉस हुआ है वो इन्वेंट्री में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए 18 पे ही वैल्यू करेंगे। तो अपन ने सिंपल चीज दिमाग में डाल दी है। क्या सिंपल चीज? कि जो रेट डिसाइड करोगे, जो पहले रेट डिसाइड किया था 18 रुपए, अगर उससे कम हो रहा होगा रेट तो वो ही डाल देंगे कॉस्ट में, पर यूनिट कॉस्ट में। उससे ज्यादा हो रहा होगा तो नहीं, ठीक है। तो 18 या उससे कम, उससे ज्यादा पर यूनिट के कॉस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तुमको ऐसे चेक करना है। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है दोस्तों कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब अगर एक्चुअल प्रोडक्शन तुमने ज्यादा किया है, जैसे अपने केस 3 1,20,000 यूनिट्स बनाए थे ना, तो पर यूनिट कॉस्ट किसके हिसाब से डिसाइड करोगे? एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे वही दिया हुआ, ठीक है। लेकिन ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। रिकवरी रेट पर यूनिट जो दिया था वो पहले से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल। पहले 18 डिसाइड किया था, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हुआ तो चलेगा। समझा ये? फिक्स्ड ओवरहेड्स, यस। अदर कॉस्ट, लास्ट चीज जो कॉस्ट में आती है वो है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए जो भी खर्चा लगा है, जैसे मैं अपन ने शूज मंगाए थे, शूज को पैकिंग वगैरह करके रखा है, तो वो पैकिंग करने का खर्चा उसको प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए लगा है ना, तो वो उसके कॉस्ट में आएगा क्या? शूज के कॉस्ट में आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। जैसे किसी ने कस्टमाइज करवाया, ठीक है, इसने कस्टमाइज करवाया था, केक कस्टमाइज किया, याद है? तो वो कस्टमाइज करने का खर्चा इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगा क्या? हाँ आएगा, ठीक है। तो अदर कॉस्ट मतलब जो भी तुम्हें लगा है एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो सब आ जाएगा इन्वेंट्री के कॉस्ट में, उसको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए, ठीक है। तो कॉस्ट में मेजरली 3 चीजें आती है, जो तीनों चीजें देख ली, परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। अभी ये समझो एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट, 6 चीजें जो कॉस्ट में आएगी ही नहीं। कौन सी 6 चीजें बोलो जल्दी से? अब नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्ट, फिर स्टोरेज कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर एक्सचेंज डिफरेंस, और छठा इंटरेस्ट, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट में नहीं आता है, क्योंकि ये लॉस अपन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये अब नॉर्मली हो गया, तो इसमें कोई इन्वेंट्री की गलती नहीं है, ये इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं जाएगा। फिर स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट लगता है इन्वेंट्री बनाने के बाद, ठीक है, उसका इन्वेंट्री बनाने से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं जाएगा। फिर एडमिन ओवरहेड्स, मेरे बंदा फैक्ट्री में कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, अकाउंटिंग, तो उसका और इन्वेंट्री बनाने का कोई लेना देना नहीं है, उसकी कॉस्ट नहीं जाएगी। सेलिंग कॉस्ट, ये इन्वेंट्री बेचने का कॉस्ट होता है, बनाने का नहीं, तो वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं जाएगा। एक्सचेंज डिफरेंस, मैंने बाहर से खरीदा है, याद है एग्जांपल, तो पेमेंट करते वक्त शायद ज्यादा पेमेंट हुआ या कम पेमेंट हुआ एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से, तो इन्वेंट्री से एडजस्ट नहीं करोगे, ठीक है। और लास्ट चीज इंटरेस्ट, मैंने कोई लोन पे लिया इन्वेंट्री, तो जो लोन पे इंटरेस्ट भर रहे हो वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं जाएगा, इसका कुछ एक्सेप्शन है जो एज 16 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ एक्सक्लूजन थे दोस्तों। इसके बाद पढ़ा था अपन ने, अच्छा इसके बाद आ जाओ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर देखा था, कॉस्ट समझ लिया, अभी एनआरवी समझ लो। एनआरवी कैसे निकालते हैं फिनिश गुड्स का? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना, इजी। डब्ल्यूआईपी का कैसे निकालोगे एनआरवी?
एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, इस तरह से तुम WIP या फिनिश गुड्स का NRV निकाल सकते हो। तो NRV और ये कंपेयर करना है। NRV का एस्टिमेट किस दिन करोगे? बैलेंस शीट डेट के दिन। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़े थे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी एक लाइन याद रखना। जॉइंट प्रोडक्ट मतलब कुछ टाइम तक उनका प्रोसेस सेम है, फिर वो अलग अलग बनाए जाते हैं। अपन ने अमूल का एग्जांपल लिया था। तो जो जॉइंट कॉस्ट लगती है, इसको डाला जाता है अलग अलग प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे चीज, बटर, दूध, उसमें अलग अलग डाल दो। और बाय प्रोडक्ट मतलब जो सोचा नहीं था फिर भी बन गया, है ना, मतलब वो बन जाता है हमेशा, उसको मेन बना नहीं रहे, बस वो बन जा रहा है। जैसे बटर मिल्क का एक एग्जांपल लिया था, है ना, मोलासिस। तो ये चीजों को किस पे वैल्यू करेंगे? बाय प्रोडक्ट को NRV पे, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही नहीं है ना, उसको स्पेसिफिकली नहीं बना रहे, तो उसको किस पे वैल्यू करेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और उसकी जो NRV ये क्या करेंगे? मेन प्रोडक्ट से लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये था इसके बारे में कॉस्ट फॉर्मूला। एस ने बोला है कि भैया इन्वेंटरी को वैल्यू कर रहे हो ना, तो एस रिजिड नहीं है। ठीक है, एस बस अपने को गाइडेंस देता है। एस ने क्या गाइडेंस दिया है? कैसे वैल्यू करोगे इन्वेंटरी को? कौन सी मेथड रही तो बेस्ट है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब अगर तुम बता पाते हो कि हाँ ये इन्वेंटरी इतने की, ये इन्वेंटरी इतने की, तो बेस्ट है। पर नहीं पता कर पा रहे हो, फिर दो मेथड्स दिया है, FIFO और वेटेड एवरेज। ठीक है, दो मेथड्स दिए, FIFO और वेटेड एवरेज। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होगा तो बेस्ट है, नहीं तो FIFO या वेटेड एवरेज पे वैल्यू करो। फिर अदर टेक्निक्स में एक रिटेल टेक्निक देखी थी। रिटेल मेथड में क्या होता है? जैसे ग्रोसरी शॉप बेस्ट एग्जांपल है। उनको क्या होता है, हर एक का कॉस्ट नहीं मालूम है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस मालूम रहती है, तो सेलिंग प्राइस से मार्जिन हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्जिन भी जनरली मालूम होती है कि हम जनरली इतना कमाते हैं, तो सेलिंग प्राइस से मार्जिन हटा देंगे तो अपना इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल है जो मॉड्यूल में ही लिया है दोस्तों। एग्जांपल देखो, सिंपल है। मेरे पास 15,000 का ओपनिंग स्टॉक था, मैंने 85,000 का और परचेस किया है, तो मेरे पास टोटल 1 लाख का स्टॉक था, जिस पे 25% प्रॉफिट पे अपन बेचते हैं। तो 1,25,000 का टोटल माल था। ठीक है, 1,25 का माल था, तो 1,25 में से 1,05,000 का बेच दिया, तो 20,000 सेलिंग प्राइस का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा है। तो इसमें से मार्जिन हटा देंगे, मार्जिन हटा दिया तो कॉस्ट आ जाएगा। मार्जिन कैसे हटाओगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है। कॉस्ट को 100 मानो, क्यों? क्योंकि मार्जिन किस पे दी थी? ऑन कॉस्ट। तो ऑन कॉस्ट, ऑन जो भी दिया है उसको 100 मान लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते फिर एग्जाम्पल देख लिया। डिस्क्लोजर्स दिए दोस्तों एंड में। डिस्क्लोजर मतलब तुम्हें बताने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को कुछ चीजें, NRV कैसे निकाली, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है, ये सब शेयर होल्डर्स को बता दो। तो ये था अपना AS नंबर 2 का रिवीजन, जो होता है खत्म। छोटा सा AS है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट था कॉस्ट और NRV विच इज लोअर। कौन सा पैरा बोलता है? पैरा नंबर 5। ओके।